बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राना मोहम्मद आसिफ, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूनिट 1 एमडी कैट का कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट यूनिट पर जाने से पहले मैंने सोचा आपसे कुछ एमसीक्यूज शेयर कर लूं जो इस चैप्टर 1 यूनिट 1 में से आते हैं हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। चलें, सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच मास ऑफ वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इसमें इन्होंने मास ऑफ वाटर पूछा हुआ है। तो ये आप सब को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक बहुत मशहूर सी इक्वेशन हमारे पास है, H2 + O2, और क्या बनेगा हमारे पास, वाटर बनेगा। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं फटाफट से। जी, तो देखिए इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2H2 + O2 2H2O। इस इक्वेशन में मैंने आपको हिंट भी लिख कर दे दिया है कि हमारे पास हमने मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखिए हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, दो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बारी बारी प्रोडक्ट जो वाटर है इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा जो है हमें कितना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन और वाटर को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हम यहाँ पे देखें तो 2H2 लिखा हुआ है। 2H2 का मतलब ये है कि 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन है और 2 मोल ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमारे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो ये डबल हो जाता है इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास 4 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 4 मोल हमारे पास अगर हाइड्रोजन होगी तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल अगर 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है तो 4 मोल हाइड्रोजन जो है वो 4 मोल वाटर को प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की मिकदार को कम करेंगे तो वाटर की मिकदार भी कम हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक 8 ग्राम हाइड्रोजन 4 मोल के बराबर है, तो ये 4 मोल वाटर को प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आए हैं। अब हम इन नंबर ऑफ मोल्स को फार्मूले के मुताबिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मास ऑफ वाटर निकल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के, वे 4 मोल है। तो 4 मोल वाटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18। तो 18 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 72 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 ग्राम हाइड्रोजन है ये प्रोड्यूस कर रही है 72 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमारे पास जो राइट आंसर है वो बीटा ऑप्शन बनता है। जी, तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ भी। अगर हमें यहाँ पे दोनों में से देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हम ऑक्सीजन के साथ भी देख लेते हैं कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं वाटर, यानी कि वाटर कितना बन रहा है हमारे पास ऑक्सीजन के ज़रिए से। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल ऑक्सीजन जो है उससे हमारे पास 2 मोल वाटर बन रहा है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम डबल कर दें अमाउंट को तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल जो है वो वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंपेयर करें तो हमें यहाँ से बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो सकता है। तो बेटा जी आप ज़रा मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एमसीक्यूज हमारे पास है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड करनी है इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि हमने ये वेट में या मास मास हमने इसका फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो हिंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद मॉलिक्यूलर मास। जी, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास वन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ वाटर। हाँ, 1 मोल वाटर के अंदर हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है। तो अगर 3.6 मोल हमारे पास वाटर है तो उसमें कितने ऑक्सीजन होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 मोल। 3.6 मोल अगर इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है तो वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हमारे पास 16 ग्राम है। 3.6 मोल ऑक्सीजन एटम का जो वेट है वो कितना होगा, हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 57.6।
तो हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यूज है इसका आंसर बनता है हमारे पास 57.6, ये हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज तो बच्चों आप देखते ही पहचान जाएंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास के हवाले से है। तो इन्होंने रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है आयरन के डिफरेंट आइसोटोप्स की। रिलेटिव अबंडेंस है 5%, 90%, 5%। ये जो आइसोटोप्स हैं ये 54, 56 और 57 वाले मासेस के आइसोटोपिक मासेस के हवाले से हैं। और इसमें इन्होंने पूछा हुआ एवरेज है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई विद रिलेटिव अबंडेंस और डिवाइड कर देते हैं हम किसके साथ, 100 के साथ। तो यहाँ पे हम ये तीनों जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस हैं 54 को, जो रिलेटिव अबंडेंस थी हमारे पास ये 5 थी, उससे हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। और इसी तरह से ये देखें 54 इसकी आइसोटोपिक मास है, 5% इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे 56 इसका आइसोटोपिक मास आयरन का, 90% इसका इसकी रिलेटिव अबंडेंस है और उसका मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया हमने 57 वाले आइसोटोप्स का मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। 100 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 55.95। तो आंसर हमारे पास आएगा इसका 55.95। तो अगला एमसीक्यूज हमारे पास है यहाँ पे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि 1 मोल अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट है तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये n मोल होंगे तो इसमें 8n ऑक्सीजन एटम हो सकते हैं, और अगर हमारे पास 0.25 मोल होगा तो इसमें 8n है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.125 क्रॉस 10⁻⁻²। तो ये हमारे पास आंसर इसका बन रहा है राइट आंसर, दैट इज़ सी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन जो है हमारा वो राइट आंसर है। कि अगर हमारे पास फॉस्फेट मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर जो हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम के हवाले से उन्होंने पूछा हुआ है, तो उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे वो हमारे पास होंगे 3.125 क्रॉस 10⁻⁻²। तो यहाँ पे हमारा चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट वाला ऑप्शन बनता है। पूछा हुआ है रेशो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर मिक्सचर में इनकी रेशो 1:4 है। तो हमने रेशो नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स बताना है कि इसमें इस मिक्सचर के अंदर कितनी रेशो के हिसाब से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद है। जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हिंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर 1:4 के लिहाज से है, तो हम कह देते हैं ऑक्सीजन का जो मास है वो 1 यानी कि x है, और नाइट्रोजन का जो मास है वो 4x है। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं दोनों के, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे x/32, जबकि नाइट्रोजन के हो जाएंगे 4x/32। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल के लिए हम क्या करते हैं, मास और मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए आ जाता है x/7। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये जो रेशो निकल रही है, ये हमारे पास 7:32 निकल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बन रहा है दैट इज़ सी ऑप्शन, यानी कि 7:32। ये चार्ली ऑप्शन ये हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स किस में सबसे ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रोस नंबर, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर और पार्टिकल के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो मासेस दिए गए हैं उनसे हम पहले इनके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं, यानी इनको मोलर मास पे डिवाइड करेंगे और Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसमें एटम्स जो होंगे एटम के लिहाज से इसका मास 16 होगा एक ऑक्सीजन का। 16/16 हमारे पास आ जाएगा Na ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से ओजोन में देखें तो ओजोन का जो 48 ग्राम दिया हुआ है, इसका मास अगर हम निकालते हैं 3
एटम होते हैं ऑक्सीजन के। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ओजोन का वो होता है हमारे पास O3 होता है, ठीक है। O3 का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मास जब हम निकालेंगे वो बनेगा 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो ओजोन के अंदर नंबर ऑफ एटम हमारे पास हैं 3, तो हम जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 3Na। फिर आ जाता है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये 16 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 16 बनता है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 16/16, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो यहाँ तक आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास मीथेन का है इसके अंदर 5 एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5Na, यानी 5 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 5 टाइम बन रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बता सकते हैं मुझे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम है वो किसके अंदर। ये अगला हमारा एमसीक्यू जो है इसमें स्टायरीन के हवाले से बताया हुआ है। स्टायरीन जो कि पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, एम्पिरिकल फार्मूला CH, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 104 ग्राम पर मोल। तो इसका हमने क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है ना CH, इससे हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का कंसिडर कर लेते हैं 1 है, वैसे तो ये 1.008 होता है लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं 1 है। हमारे पास यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो 13 आता है। अब जो मॉलिक्यूलर मास है वो 104 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम n निकालेंगे इसके लिए, और क्या करते हैं मास, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड करते हैं, तो n की वैल्यू आती है हमारे पास 8। इस 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले से, और हमारे पास जो इस स्टायरीन है इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकलाता है C8H18। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बन रहा है अल्फ़ा ऑप्शन, तो इस MCQs का हमारे पास राइट ऑप्शन है अल्फ़ा ऑप्शन C8H18। जी, तो यहाँ पे हमारे पास 80% जो है वो कार्बन और 20% हाइड्रोजन दी हुई है। तो यहाँ पे जो मोल्स हैं वो निकालेंगे सबसे पहले। तो कार्बन का मास होता है 12, तो 80 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो जो हमारे पास मोल्स आएंगे ना कार्बन के वो आएंगे 6.6 मोल्स, ठीक है, या इसको हम ग्राम एटम भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से हाइड्रोजन का मास 1.00820 पे डिवाइड करके हम इसको निकाल लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 20 आ गया। इनमें स्मॉलेस्ट जो रेशो है वो 6.6 है, तो दोनों को इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो रेशो बन रही है वो 1 और 3 की रेशो बन रही है। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास बनेगा ना वो बनेगा C1H3। तो यहाँ हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है CH3। तो इधर देखते हैं हम आंसर में हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है ये हमारे पास CH3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन यही बनता है CH3। जी, तो अगला हमारा MCQs है कि अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स कंबस्शन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए हिंट ये है कि हमारे पास सबसे पहले वाटर जो दिया गया है गिवन मास में उसका हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे वाटर के। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो निकल रहे हैं हमारे पास वो आएंगे 0.4, ठीक है। गिवन मास को हम इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसके जो है वो मोल्स निकल आते हैं। इसके बाद देखिए जी, हम तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हम निकालने के लिए जो हमें गिवन मास है उसको इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो ये 0.04 मोल्स आ गए हमारे पास। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं गिवन मास को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, तो ये 0.07 हमारे पास मोल्स आ गए हैं। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन का पता नहीं है तो हम फर्जी कर देते हैं कि CXHY ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन जो है वो CX से रिप्रेजेंट किया गया और हाइड्रोजन जो है वो हम उसके जो एटम्स हैं वो Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
इसी मोलर रेशियो को बैलेंस करते हुए इक्वेशन में हम लिखते हैं x+y/4 O2। ये हमारे पास बना के देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, x कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे इसमें हमारे पास, और y/2 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखें, हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं x/y/2, और ये हमारे पास जो मोल्स थे उनको डिवाइड कर देते हैं। ये जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.08 बन जाएगा। अब दोनों के पॉइंट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/8। अब इसमें जब हम रेशियो निकालेंगे ना x और y की रेशियो, तो हमारे पास x की रेशियो 7 आएगी, y की रेशियो 8 आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है C क्योंकि x, अच्छा यहाँ पे आ गया C7H8, और ये एम्पिरिकल फार्मूला है हाइड्रोकार्बन्स का। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकला है C7H8। तो ये मोलर रेशियो के लिहाज से हमने यहाँ से निकाल लिया। Empirical formula of a compound is CH2 and the mass of 1 mole of compound is 42 ग्राम पर मोल। मॉलिकुलर मास दे दिया उन्होंने, और इन्होंने इनसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा है कि ये कौन सा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं, और उससे हमें स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो कंफर्म हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें दिया हुआ है वो CH2 है। तो इससे जो मास बनेगा वो बनेगा 12 + 2 14 ग्राम। मॉलिकुलर मास 42 है, से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आती है हमारे पास 3। n की वैल्यू 3 आ गई तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिकुलर फार्मूला बनेगा हमारे पास C3H6। ठीक है, C3H6। अब ये सारे स्ट्रक्चर फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको हम देखते हुए ये यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए C3H6 जो फार्मूला बन रहा है ना, वो हमारे पास ये बीटा वाला ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे 3 कार्बन है और हाइड्रोजन देखें तो 3 4 5 6 बन रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज़ बीटा ऑप्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट MCQs में हमसे पूछा हुआ है 2 मोल ऑफ H2S and 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है और इसके मुताबिक बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र हमने बताने हैं फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। तो सबसे पहले आप ये देखें, जो केमिकल इक्वेशन है इसके मुताबिक अगर हम यहाँ पे SO2 को देखें तो SO2 हमारे पास 1 मोल है। SO2 इज़ 1 मोल, ठीक है। और H2S है वो हमारे पास है 2 मोल। तो अगर ये 1 मोल है, 1 मोल का मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पे SO2 जो है वो 22 पॉइंट गैस है, तो हम इसमें देख सकते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब है ये। तो इतने अगर ये डेसीमीटर क्यूब हमारे पास मौजूद है तो इसको हम कंपेयर करते हैं कि ये जो है वो सल्फ़र के कितने मोल्स बना रहा है। तो अगर हमारे पास 1 मोल सल्फ़र या 22.4 डेसीमीटर क्यूब SO2 होगी तो ये बना रहा है हमारे पास, ये 3 मोल्स ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसका हम हाफ़ कर दें, यानी कि यहाँ पे गिवन जो वैल्यू दी गई है 11.2 डेसीमीटर क्यूब हम यूज़ करते हैं सल्फ़र को, ये अगर रिएक्ट करेगी तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास सल्फ़र है इसका हाफ बनेगा, यानी कि 3/2 सल्फ़र जो है वो बनेगा। 3/2 का मतलब हुआ 1.5 मोल ऑफ सल्फ़र विल बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर बन रहा है ए वाला ऑप्शन 1.5। तो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ़र जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर 11.2 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास SO2 एंड 2 मोल ऑफ H2S रिएक्ट करेंगे। यूज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बेटा जी यहाँ पे ज़रा इसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। यहाँ पूछा हुआ है अंडर राइट कंडीशंस अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपके पास ये रिएक्शन दिया गया और इसमें उन्होंने पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ 51 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अमोनिया और ऑक्सीजन के इन्होंने ग्राम दिए गए हैं, इससे उन्होंने पूछा हुआ है कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है क्या ये हमें गिवन इक्वेशन जो दी गई है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे जो है नेक्स्ट
क्या करना है उसके बारे में सोचती है। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जी, तो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई है। अब इक्वेशन बैलेंस करने के बाद सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन के हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इन दिस केस जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी जो गिवन मास था हमारे पास ये 51 ग्राम अमोनिया का मास दिया हुआ था, इसको हमने मोलर मास से डिवाइड किया तो हमारे पास ये मास बन रहा है, सॉरी मोल्स आ रहे हैं हमारे पास 3 मोल्स, ठीक है। और बेटा जी यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं वो कैसे, 48 ग्राम को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मास के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मोल्स। तो दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगी, इस वजह से हम ये कहते हैं इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब हम जो ये ग्राम ऑफ वाटर निकालेंगे वो हम ऑक्सीजन के लिहाज से निकालते हैं। तो इस लिहाज से सबसे पहले तो आपने ये देखना है, सो वाटर के लिहाज से यहाँ अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि 5 मोल्स जो ऑक्सीजन है, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे विल प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 6/5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन के, ये यहाँ पे जो हमें गिवन मास के लिहाज से बताए हुए हैं वो हमारे पास आए हैं 1.5, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वाटर के मास के साथ। वाटर का मास हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास 18, ठीक है। तो अब जो मास ऑफ वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू 32 पॉइंट, की कैलकुलेशन करेंगे ना इसको हम जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 32.4 ग्राम। देखें एमसीक्यूज़ के आंसर में कोई दिया गया है तो हमारे पास ये अल्फ़ा आंसर है 32.4 ग्राम। तो ये हमारा इस एमसीक्यूज़ का आंसर है आ गया। अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट हमें एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इफ़ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एडेड टू 20 ग्राम ऑफ HCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से हमने राइट स्टेटमेंट बतानी है कौन से वाली होगी। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो CaCO3 है ये दिया हुआ है 20 ग्राम्स। CaCO3 जो दिया गया है ये है 20 ग्राम्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो HCl दिया गया है ये भी 20 ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम। इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये देखने के लिए सबसे पहले हम इनके नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का के लिए फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करते हैं। तो CaCO3 के लिए जब हम 20 ग्राम को डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, इसका मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का बनेगा 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स, ठीक है। और अगर हम HCl के साथ निकालते हैं HCl के लिए, तो HCl के लिए क्या होगा कि हमारे पास ये जो 20 है इसको आप डिवाइड कर देंगे HCl के मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो HCl का जो मॉलिक्यूलर मास बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है ये 36.5 है। लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन के लिहाज से देखते हैं तो इक्वेशन में 2 मोल HCl है, तो 2 मोल HCl के लिए हम 2 मोल HCl का मास यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 73.1। इसके हिसाब से जब हम इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो ये बनते हैं 0.27 मोल्स, ठीक है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बनता है वो CaCO3 बनता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो ए वाला बन रहा है, यानी ट्रू स्टेटमेंट इज अल्फा ऑप्शन, CaCO3 इज़ आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी तो बेटा जी यहाँ पे जो MCQs है इसमें पूछा हुआ है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बर्न कम्प्लीटली इन एयर, व्हाट इज़ द वेट इन ग्राम ऑफ रेजिड्यू। जो बच गया उसका वेट पूछा हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को एयर में बर्न कर रहे हैं तो इसके लिए पहले हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं।
हाँ जी, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बर्न करेंगे तो इसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस फॉर्म में निकल जाएगी, तो पीछे जो रेजिड्यू बच रहा है ना वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को और कैल्शियम ऑक्साइड को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपस में कंपेयर करते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हम गिवन मास के लिहाज से देखें तो क्वेश्चन में 50 ग्राम का पूछा हुआ है, तो 50 ग्राम को हम डिवाइड करते हैं इसके मास मोलर मास के साथ और नंबर ऑफ मोल निकल आते हैं। तो यहाँ निकल रहे हैं 0.5 मोल। तो अगर 0.5 मोल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उससे जो रेजिड्यू प्रोड्यूस होगा वो 0.5 मोल प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे मोल निकला है और उन्होंने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा हुआ है ना वो पूछा हुआ है मास या वेट इन ग्राम पूछा हुआ है। तो ये जो नंबर ऑफ मोल निकले हैं 0.5, इनको हम इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के, और हमारे पास यहाँ पे इसका मास निकल आएगा। तो हमारे पास जो है 0.5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो रेजिड्यू है उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास के साथ जो कि 56 आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका जो आंसर बनता है, आंसर आएगा हमारे पास 2.8। और इस तरह से आप यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन बनता है। तो इसी के साथ हमारा ये MCQs भी सॉल्व हो गया। के लेक्चर से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह के MCQs MD कैट के हवाले से पूछे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टच था यूनिट 1 का, तो इंशाल्लाह यूनिट 2 जैसे कंप्लीट होगा फिर उसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी हम सॉल्व करेंगे से रेलिवेंट MCQs। तो मुझे इस इल्म के चैनल को फैलाने के लिए आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस जहान में और अगले जहान में कामयाब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।